केपीएच न्यूज में आपका स्वागत है। अपने ही घर का चिराग जला रहे हैं दलित नेता। जी हां, आज मैं बात करूंगा दलितों के साथ हो रहे अन्याय का, दलितों के हकमारी का। जी हां, मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं वो अन्याय दलितों के साथ आज से नहीं हो रहा है, माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह से नहीं हो रहा है, साल, 2 साल, 4 साल से नहीं हो रहा है, 25 सालों से लगातार दलितों की हक मारी जा रही है। सही सुना आपने, 25 सालों से दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है, पर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता इस बात पर ना तो कोई चर्चा आज तक किए हैं, ना करना चाहते हैं। या तो उनको जानकारी नहीं है या तो जानबूझकर दलितों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। ये उस समय हो रहा है जब पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टी या सभी बड़े बड़े नेता अपने को दलितों का चैंपियन और अपने को एकमात्र मसीहा मानते हैं। जी हां, होड़ लगी हुई है कि कौन कितना दलितों के बारे में सोचता है, कौन कितना दलितों, पीड़ितों, शोषितों का ख्याल करता है, लेकिन सच्चाई इससे काफी दूर है। बिहार में हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने चू शब्द नहीं बोला है। वो पार्टी के नेता भी नहीं जो आजकल बिहार का ही दौरा कर रहे हैं, हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर घूम रहे हैं। यहां तो 25 वर्षों से संविधान में जो दलितों का अधिकार दिया गया है उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। वो पार्टी नहीं महागठबंधन की, वो भी पार्टी नहीं। मैं सिर्फ पीडीए वाले की बात नहीं कर रहा हूं। पीडीए वाले तो आजकल पीडीए की बात कर रहे हैं। वो तो दलितों के नौकरी में आरक्षण का कितना बड़ा पक्षधर रहे हैं, एकमात्र पार्टी रहे हैं, वो आप ही जानते हैं। जब दलितों के नौकरियों में आरक्षण की बात थी तो आज की वही पीडीए वाली पार्टी, जी हां, समाजवादी पार्टी, दलितों के नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण के विरोध में खड़े थे। आज तो मजबूरी है उनकी, क्योंकि दलितों का वोट तो सब पार्टियों को चाहिए। ये वही पार्टियां सिर्फ नहीं हैं, चुप तो वो भी हैं जो सिर्फ दलितों की बात करते हैं और दलितों के महानायक बनते हैं और खुद दलित भी हैं और पार्टी चलाते हैं। आजादी के बाद संविधान लागू हुआ और उसी संविधान में, जी हां, बाबा साहब के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुसार शिक्षा, नौकरी के साथ साथ राजनीतिक बराबरी हेतु, राजनीतिक साझेदारी हेतु लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर भी आरक्षण का लाभ मिला और पूरे देश में लगा हुआ है, सब जगह मिल रहा है। तो मैं हकमारी की बात क्यों कर रहा हूं? जी हां, हकमारी हो रही है और वो कहां हकमारी हो रही है? बिहार में। सन 2000 में बिहार से बटकर झारखंड राज्य बना। उस समय सम्मिलित बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 324 और लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। बिहार से झारखंड हटने के बाद 40 लोकसभा और 243 विधानसभा बिहार में रह गए और 81 विधानसभा और 14 लोकसभा सीट झारखंड के जिम्मे गया। झारखंड में तो रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में काफी है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। वो कैसे नहीं है, मैं अब आपको आंकड़े दिखाकर बताता हूं, तब आप सही समझेंगे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में 15% अनुसूचित जाति और 21% अनुसूचित जनजाति है। कुल मिलाकर 36% आबादी हुई। मध्य प्रदेश में 35 सीट अनुसूचित जाति और 47 सीट, कुल मिलाकर 82 सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी 36% और विधानसभा में आरक्षण भी लगभग 36%। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा क्षेत्र 405, अनुसूचित जाति की संख्या 22% और
अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित क्षेत्र 82, यानी वही 21-22% बराबर। चलिए एक स्टेट की और बात करते हैं, आप जो हमसे अलग, जो बिहार से ही अलग हुआ है, झारखंड। वहां विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पहले भी बता चुका हूं 81, अनुसूचित जाति की संख्या 12 और जनजाति की संख्या 26, कुल मिलाकर 38%। विधानसभा में आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 9 और जनजाति के लिए 28, यानी 37, यानी 45% विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र। चलिए थोड़ा दक्षिण हो जाए, तमिलनाडु। विधानसभा के सीटों की संख्या 234, अनुसूचित जाति की संख्या 20%, जनजाति की संख्या 1%, कुल मिलाकर 21%। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 44, वो भी करीब 20%। चलिए बहुत चर्चा होती है, जहां के प्रधानमंत्री हैं और आजकल उनके खिलाफ, गुजरातियों के खिलाफ बड़े बड़े चैंपियन बोलते रहते हैं, लेकिन वहां का भी आंकड़ा देख लीजिए। गुजरात का कुल विधानसभा सीटों की संख्या 182, गुजरात में अनुसूचित जाति की संख्या 7 और अनुसूचित जनजाति की संख्या 14%, यानी कुल 21%। अनुसूचित जाति के लिए 13 सीट, जनजाति के लिए 27 सीट, कुल सीट 40, यानी 21% जनसंख्या के लिए 21 से 22% आरक्षित सीट है। थोड़ा सा पूरब की ओर चलते हैं, यानी अपने बगल में पश्चिम बंगाल। विधानसभा की क्षेत्र की कुल संख्या 294, अनुसूचित जाति 23%, जनजाति 6%, यानी कुल 29%। और सीटों की संख्या अनुसूचित जाति 68, जनजाति 18। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की संख्या 29% और आरक्षित सीटों की संख्या वही 28-29%, यानी जितनी जनसंख्या उसी के अनुसार विधानसभा में आरक्षित सीट। अभी बिहार का आंकड़ा देना बचा हुआ है, तब आप पूरी तरह समझ जाएंगे। अब जो मैं कह रहा हूं कि यहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अन्याय हो जा रहा है, उनका हक मारा जा रहा है, अब वो आप भी इस बात को मानेंगे। अब मैं आपको बिहार का आंकड़ा दे रहा हूं। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243। हालिया जातीय सर्वे के अनुसार, हालिया जातीय गणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या 19.6 और अनुसूचित जनजाति की संख्या 1.5, यानी कुल 21.1। और रिजर्व सीटों की संख्या 38 और 2, यानी 40। 21.1% संख्या और रिजर्व सीटों की संख्या 16.66। अब देखिए यहां जनसंख्या के अनुसार क्या उनको हक मिल रहा है। अब आपको पता चल गया होगा आंकड़े देखते हुए कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। आंकड़े तो आपके सामने रखा, 5-6 स्टेट का, और भी स्टेट का दे सकता था। सारे के सारे स्टेट, प्राय सभी राज्यों में जनसंख्या के अनुसार ही सीटों का आरक्षण है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, सिर्फ बिहार को छोड़कर। और 2020 से है। आरजेडी का भी सरकार रह चुका है 2005 तक, और 2005 के बाद एनडीए का सरकार है। केंद्र में भी यूपीए की सरकार रह चुकी है और अभी एनडीए की सरकार है। यानी बिहार के कोई भी नेता इस बात को कह के नहीं बच सकते हैं हम जब सरकार में रहते तो कुछ करते। यानी दोनों गठबंधन के नेता, यानी दोनों गठबंधन के पार्टी, ये 2000 से लेके 2025 तक, अभी तक कभी ना कभी सरकार में रही है और चुप मारे बैठे। भैया बहुत सारे आरजेडी में, जेडीयू में, बीजेपी में तो कई दलित नेता दबी जुबान से स्वीकार भी करते हैं, तो उनको सिर्फ 100 पीस की तरह रखा जाता है। ऐसे नेता, ऐसे अनुसूचित जाति के नेता, जनजाति के नेता जिनमें प्रतिभा है, लोकप्रिय हैं, उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है। लेकिन सभी पार्टी तो दलित हितैषी बनते हैं, बहुत नेता ऐसे हैं, और सभी पार्टी में बड़े बड़े चेहरे हैं। आरजेडी में उदय नारायण चौधरी, जो जेडीयू सरकार में 10 साल तक विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी भी बीजेपी के जनक राम मंत्री हैं, रत्नेश सादा, कांग्रेस के तो अध्यक्ष हैं राजेश राम। ये लोग तो कहीं ना कहीं कहेंगे पार्टी लाइन से बंधे हैं। लेकिन क्या पार्टी लाइन से बंधे हैं तो क्या
अपने समाज के बारे में सोचना छोड़ देंगे? अरे यही तो कर रहे हैं ये लोग। ये समाज का सिर्फ वोट लेते हैं, समाज के भावनाओं से खेलते हैं। चलिए इन लोगों की बात छोड़िए। दो पार्टियां तो ऐसी हैं, अब दो क्या तीन कह सकते हैं, एक लोजपा रामविलास चिराग पासवान और एक उनके चाचा पशुपति पारस, उनकी भी पार्टी है। दूसरी पार्टी हम पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी। रामविलास पासवान जी तो कहा करते थे कि मैं तो उस घर में चिराग जलाने निकला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। अंधकार वाले घर में चिराग तो नहीं जला सके, पर अपने घर के चिराग यानी अपने घर में चिराग जरूर जला लिए। ये लोग इसी में संतुष्ट हैं कि हमारे परिवार के सारे लोग तो सेटल है ना। वोट के लिए तो इनका समाज, दलित समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसका सहारा, और जब फायदे की बात आएगी तो अपने परिवार। जब उनके समाज के लोग जानेंगे अपने हकमारी के बारे में, अपने साथ अन्याय पर, तो वो जरूर बोलेंगे, आवाजें उठेगी और चर्चा शुरू है। तभी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। हो सकता हूं कि आप पहली बार इस चर्चा को सुन रहे हैं, बहाने बहुत होंगे उनके पास, लेकिन आज न कल उनको भी चर्चा करना पड़ेगा। चाहे पार्टीगत मजबूरी हो या जो कुछ भी हो, उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा इन दलित के चैंपियन को, तथाकथित दलितों के मसीहा को। अपने समाज को मुगालते में, अपने समाज को धोखे में रखना इन लोगों को भारी पड़ जाएगा। तो मैं उन नेताओं से आग्रह करता हूं कि जग जाइए समय से पहले, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, सिर्फ अपने ही परिवार पर ध्यान ना दें। एमपी एमएलए सिर्फ अपने परिवार को ना बनाए, और अभी जो 40 सीट है कायदे से तो 50 सीट होना चाहिए। अगर 10 सीट 11 सीट अनुसूचित जाति और जनजाति का बढ़ता तो आपके समाज के लोगों का भला होता ना। तो ध्यान दीजिए, जग रहा है आपका समाज, कहीं लेनी का देनी ना हो जाए। तब तक के लिए विदा। श्रृंखला की अगली कड़ी का करिए इंतजार। नमस्कार, मैं रितेश परमार।